बॉस्टन, 17 जनवरी 1950। कड़ाके की ठंड थी और सामने वो बिल्डिंग जो थोड़ी ही देर में पूरे अमेरिका को हैरान करने वाली थी। शाम के 7:27 पर अलार्म खामोश रहा और 7:47 आते आते 11 लोग $30 मिलियन के साथ ऐसे गायब हुए जैसे जमीन निगल गई हो। ना कोई गोलियां चली, ना कोई फिंगरप्रिंट्स मिला, बस एक लापता ट्रक। और पूरा शहर सोच में पड़ गया कि ये हुआ कैसे। ये सिर्फ एक चोरी नहीं थी, ये एक संदेश था कि अमेरिका की सबसे सुरक्षित जगह भी टूट सकती है। ये है ग्रेट ब्रिंक्स रॉबरी, एक कहानी जो शुरू हुआ दिमाग से, चला हिम्मत पर और खत्म हुआ भरोसा टूटने पर। 3 साल पहले एंथनी पिनो कुछ ऐसा करना चाहता था जिससे उसकी जिंदगी बदल जाए, और उसी तलाश ने उसे पहुंचाया ब्रिंक्स बिल्डिंग तक। एक बार ये जगह उसके राडार में आ गई तो पिनो ने हर चीज नोट करना शुरू कर दिया। गार्ड रूटीन, उनकी शिफ्ट चेंज और रोज की सिक्योरिटी हैबिट्स। महीनों की निगरानी के बाद वो एक नतीजे पर आ पहुंचा। ब्रिंक्स परफेक्ट नहीं था, उसे तोड़ा जा सकता था। पिनो इसे अकेले नहीं कर सकता था, तो उसने अपनी टीम बनानी शुरू की। उसने उन्हीं लोगों को चुना जिन पर भरोसा तो था ही, पर असल वजह उनका हुनर था। जोसेफ मैकगिनेस, अंडरवर्ल्ड का जाना माना आदमी। स्पेक्स ओकीफ, सबसे बड़ा चालबाज। जेम्स फैट्स फेहटी, डकैत जो कभी अपना निशाना चुका नहीं। स्टैनली गसियोरा, शांत लेकिन खतरनाक आदमी। और फिर बाकी लोग आए, कोस्टा, माफिए, कीगन, बेकर, रिचर्डसन और बैनफील्ड। हर किसी को खास काम के लिए चुना गया और पूरे 3 साल उन्होंने तैयारी की। हर गली और हर ताले की पूरी जानकारी जुटाई। फिर उन्होंने की सिलेंडर चुराए, नकल बनाई और सुबह से पहले वापस रख दिए। इतना कि ब्रिंक्स के गार्ड्स को भी नहीं पता चला कि उनकी बिल्डिंग ब्रीच हो चुकी थी। करीब 2 साल तक पूरा शहर उनके खेल का मैदान बना रहा। उन्होंने एक फोर्ड ट्रक चुराया, बिल्कुल वैसा ही जैसा ब्रिंक्स वाले चलाते थे। फिर वो रोज बॉस्टन की गलियों में घूमते रहे। किस सिग्नल पर रुकना है, किस मोड़ पर मुड़ना है और किस रास्ते से भागना है, सब याद कर लिया। उन्होंने 5 बार कोशिश की और हर बार कुछ न कुछ गड़बड़ हो गई। लेकिन 17 जनवरी 1950 को सब कुछ सेट था। सड़कों पर सन्नाटा था, शहर खामोश था और प्लान एकदम सटीक। ठीक 7:10 पर 11 साए ब्रिंक्स के अंदर घुस गए। ना गोली चली, ना कोई अलार्म बजा। गार्ड्स को बिना आवाज किए बांध दिया गया। चाबियां निकाली गईं, ताले खुले और सिर्फ 35 मिनट के अंदर पूरा वॉल्ट साफ हो चुका था। $1.2 मिलियन कैश, $1.5 मिलियन के चेक्स, आज के टाइम में लगभग $30 मिलियन, सब गायब हो गए। जब गार्ड्स किसी तरह खुद को छुड़ा पाए तब तक चोर गायब हो चुके थे और पूरा शहर आराम से सोता रहा, बिना ये जाने कि इतिहास का परफेक्ट क्राइम अभी अभी अंजाम दिया गया। सुबह होते होते ब्रिंक बिल्डिंग पुलिस से भर चुकी थी, लेकिन जो मिला वो तो जैसे मजाक था, कुछ भी नहीं। ना फिंगरप्रिंट, ना कोई निशान, बस एक रोल टेप, एक टोपी और एक रबर मास्क। ऐसा लगा जैसे चोर हवा में घुल गए हों। लेकिन भूत भी अपनी परछाई छोड़ जाते हैं। 1 हफ्ते बाद मिस्टिक नदी के किनारे एक जंग लगा पिस्तौल मिला। फिर स्टोटन के एक जंक यार्ड से उस ट्रक के टूटे हिस्से भी मिले और हर सुराग जाकर एक ही नाम पर इशारा करता, स्पेक्स ओकीफ। लेकिन ना कोई गवाह, ना कोई पक्का सबूत। FBI के पास बस थ्योरी थी, गैंग के पास खामोशी और माल अब भी गायब था। समय गुजरता रहा, फिर हुई चूक। ओकेफ और गुसियोरा पेंसिल्वेनिया के एक चोरी में पकड़े गए। जब वे जेल में थे, FBI ने कुछ नोटिस किया। उनके खत परिवार को नहीं जा रहे थे, बल्कि उन्हीं लोगों के पास जा रहा था जो ब्रिंक्स केस में संदिग्ध थे, पिनो, मैकगिनेस, बेकर। FBI ने फाइल फिर से खोल दी। एजेंट्स ने टाइमलाइन चेक की और एक पैटर्न सामने आया। हर किसी की कहानी में 17 मिनट का गैप था, वही 17 मिनट जो वॉल्ट खाली करने में लगे थे। फिर भी पक्के सबूत के बिना जांच ठहर गई, और अगर FBI समय पर केस सुलझा नहीं पाता तो पूरा गैंग हमेशा के लिए छूट जाता। इन चुप रहना ओकीफ की फितरत में नहीं था। कैद में होने के बावजूद भी उसने लूट का हिस्सा मांगा। जब उसके पार्टनर्स ने उसे नजरअंदाज किया तो उसने गुस्से में आकर विंसेंट कोस्टा को अपहरण कर लिया और फिर फिरौती की मांग की। कोस्टा तो बच गया,
लेकिन ओकीफ की तकदीर तय हो गई। वो पूरी क्रू के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया। ओकीफ की हरकतें उसके साथियों को बर्दाश्त नहीं हुईं। उन्होंने भी हमला किया। ओकीफ जिंदा बच गया। बाद में जब वो बंदूक के केस में गिरफ्तार हुआ तो FBI ने मौके का फायदा उठाया और उसे एक डील ऑफर कर दी। जनवरी 1956, डकैती के लगभग 6 साल बाद ओकीफ टूट गया। आजादी से 11 दिन पहले टाइमर खत्म हुआ। 12 जनवरी 1956, पीनो, मैगिनिस, मैफी, बेकर, कीगन और कोस्टा सब गिरफ्तार। फेहटी और रिचर्डसन भी कुछ दिन बाद पकड़े गए। बैनफील्ड पहले ही मर चुका था। गसियोरा जेल में दम तोड़ दिया। गर्मी आते आते कोर्ट रूम भर गया। ओकीफ गवाह बनकर सामने आया और उसकी किस्मत सुलझ गई। सबके लिए जीवन भर की सजा, सिवाय उसके। उसे 4 साल जेल हुई। यही थी धोखे की कीमत, और परफेक्ट क्राइम पूरी तरह फेल हो गया। लेकिन केस बंद होने के बाद भी एक रहस्य बाकी था। कुछ महीनों बाद बाल्टीमोर में एक आदमी नकली नोट के साथ पकड़ा गया, और जब सीरियल नंबर ट्रैक किए गए तो कनेक्शन सीधा ब्रिंक्स से मिला। दीवार के अंदर उन्हें सड़े हुए नोटों के बंडल मिले, करीब $60,000। लेकिन 1 मिलियन से ज्यादा अब भी गायब था। कुछ लोग कहते हैं वो पैसे मैसाचुसेट्स की मिट्टी में कहीं दबे पड़े हैं, और कुछ का दावा है कि पैसा तो पहले ही खर्च हो चुका था। 75 साल बाद भी लोग मानते हैं कि ब्रिंक्स का पैसा शायद आज भी कहीं दबा पड़ा है, जो किसी की भी जिंदगी बदल सकता है। देखने के लिए धन्यवाद। अनलीश को सब्सक्राइब करें और जानिए और भी अनकही कहानियां।